हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज यह सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिस्कशन मेथड की। यह विधि बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। अक्सर हम लोग कॉलेज में, स्कूल में, क्लासरूम में शिक्षक के साथ, किसी फ्रेंड के साथ या क्लासमेट के साथ किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कस करते ही हैं। अगर घर की बात करें तो किसी फैमिली मेम्बर के साथ किसी न किसी टॉपिक पर डिस्कशन करते ही हैं, जिसमें से कुछ अपनी बात बताते हैं और कुछ उनकी बात सुनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी डिस्कशन के बारे में बात करेंगे कि डिस्कशन मेथड क्या होते हैं, परिचर्चा विधि क्या होते हैं और इतिहास शिक्षण हिस्ट्री टीचिंग में डिस्कशन मेथड की क्या महत्व है। परिचर्चा विधि, वाद विवाद विधि या विचार विमर्श विधि, हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, जबकि इंग्लिश में डिस्कशन मेथड। आप हिंदी नामों के साथ साथ इंग्लिश नामों को भी जानते रहें, क्योंकि इसमें छात्र बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिचर्चा विधि क्या है, वाद विवाद विधि क्या है, विचार विमर्श विधि क्या है। लेकिन ये तीनों विधि एक ही है, डिस्कशन मेथड। आधुनिक शैक्षिक विचारधारा के अनुसार बालक को निष्क्रिय श्रोता नहीं माना जाता है, बल्कि उसको सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय बनाए रखने पर बल दिया जाता है। बालक जिस ज्ञान को क्रिया करके प्राप्त करता है वह स्थायी रहता है। मतलब कि बालक जिस ज्ञान को क्रिया करके यानी करके प्राप्त करता है वह ज्ञान स्थायी होता है, यानी लंबे समय तक रहता है। बालक को सक्रिय बनाए रखने के दृष्टिकोण से विभिन्न क्रियात्मक शिक्षण विधियां का प्रयोग किया जाता है। उनमें से एक वाद विवाद या परिचर्चा विधि या विचार विमर्श विधि है, जिसको इंग्लिश में डिस्कशन मेथड के नाम से जानते हैं। यह शिक्षण की वह विधि है जिससे शिक्षक और छात्र मिलजुल कर किसी प्रकरण यानी टॉपिक, प्रश्न या समस्या के संबंध में स्वतंत्रतापूर्वक सामूहिक वातावरण में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह विधि इतिहास एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। यह विधि यानी किस विधि की बात हो रही है? डिस्कशन मेथड की बात हो रही है। यह विधि छात्रों को स्वतंत्र, स्वाभाविक और सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस विधि के द्वारा यानी कि डिस्कशन मेथड के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। इस विधि के द्वारा बालक में सामाजिक गुण विकसित होते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, परिचर्चा विधि या वाद विवाद विधि या विचार विमर्श विधि। ये तीनों एक ही नाम है, जिसको इंग्लिश में डिस्कशन मेथड बोलते हैं। डिफिनीशन ऑफ डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि की परिभाषा। जेम्स एमली के अनुसार विचार विमर्श या परिचर्चा विधि या वाद विवाद विधि एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक तथा छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। अर्थात डिस्कशन मेथड एक शैक्षिक सामूहिक क्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र किसी समस्या या प्रकरण पर बातचीत करते हैं। ठीक है। रिस्क के अनुसार डिस्कशन मेथड का अर्थ अध्ययन की जाने वाली समस्या या प्रकरण में निहित संबंधों का विचारशील विवेचन है। सिम्पसन एवं थोकम के अनुसार डिस्कशन मेथड बातचीत का एक विशिष्ट रूप है। इसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? डिस्कशन मेथड बातचीत की एक विशिष्ट रूप है।
जिसमें सामान्य बातचीत की अपेक्षा, जैसे हम लोग नॉर्मल जो बातचीत करते हैं उसके अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं विवेक युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। अब अगली टॉपिक है हम लोग का परिचर्चा विधि के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कशन मेथड। पहला पॉइंट है इसमें छात्रों को समस्या के प्रति जागरूक करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को प्रकरण या समस्या से संबंधित विचारों को स्पष्ट करना। मतलब कि छात्रों को किसी प्रकरण यानी टॉपिक या किसी समस्या से संबंधित विचार को स्पष्ट कराना। ठीक है। तीसरा पॉइंट है छात्रों को नवीन ज्ञान से परिचित कराने हेतु योजनाओं का निर्माण करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को अनेक सूचनाओं का ज्ञान प्रदान करना तथा भावी कार्य के संदर्भ में निर्णय करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करना। ये डिस्कशन मेथड का उद्देश्य है। अब बात करते हैं परिचर्चा विधि के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड। इसमें पहला विधि है औपचारिक परिचर्चा विधि, फॉर्मल डिस्कशन। औपचारिक परिचर्चा विधि के अंतर्गत नियमों का पालन किया जाता है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत नियमों का पालन किया जाता है। इसका संचालन एवं नियंत्रण चयनित अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसकी कार्यता ही चयनित सचिव द्वारा की जाती है। इसका चयन छात्रों से ही किया जाता है। औपचारिक परिचर्चा पैनल के रूप में की जाती है। दूसरा विधि है अनौपचारिक परिचर्चा विधि, इनफॉर्मल डिस्कशन। अनौपचारिक परिचर्चा विधि में नियमों का बंधन नहीं होता है। देखिए, फॉर्मल डिस्कशन में नियमों के अंतर्गत होता था और नियम का पालन किया जाता था, लेकिन इनफॉर्मल डिस्कशन में इसमें नियम का बंधन नहीं होता है। इसमें शिक्षक एवं छात्र स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी समस्या पर विचार विमर्श करते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करने में प्रशिक्षित करना होता है। इस विधि में शिक्षक नेतृत्व करता है। शिक्षक छात्रों को सिखाने के लिए तैयार करता है। अगला टॉपिक है परिचर्चा विधि का उपयोग, यूजेज ऑफ डिस्कशन मेथड। इसमें पहला पॉइंट है इस विधि में, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, समय नहीं रहेगा। इस विधि में सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। तो सामाजिक अधिगम का अर्थ है सीखने से संबंधित या एक सिद्धांत। जैसे दूसरों के व्यवहार को देखकर या उसकी नकल करके सीखना ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है। तो इस विधि में यानी डिस्कशन मेथड में सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन का अर्थ है किसी व्यक्ति या समुदाय द्वारा कुछ ऐसे कार्य या अधिक प्रयास के लिए उकसाना या प्रेरित करना प्रोत्साहन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यानी इस विधि में सामाजिक अधिगम को अधिक प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा पॉइंट है इस विधि से विद्यार्थियों में ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ज्ञानात्मक पक्ष मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का अर्थ है इस पक्ष में वे शैक्षिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं जिनका संबंध ज्ञान या प्रत्यास्मरण या पहचान एवं बौद्धिक योग्यताओं और कौशल के विकास से है। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए। ज्ञानात्मक का अर्थ वे शैक्षिक उद्देश्य सम्मिलित होते हैं जिनका संबंध ज्ञान का प्रत्यास्मरण या पहचान एवं बौद्धिक योग्यताओं और कौशलों के विकास से है। ठीक है। प्रत्यास्मरण भी समझ लीजिए। प्रत्यास्मरण का अर्थ है भूली हुई बात
या घटना को पुनः याद करना प्रत्यास्मरण कहलाता है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, ज्ञानात्मक अब समझ लीजिए। अब भावनात्मक समझ लीजिए। भावनात्मक पक्ष का संबंध उन अभिवृत्तियों, रुचियों और मूल्यों से है जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रगति करते हुए विकसित होते हैं। ध्यान दीजिए, भावनात्मक पक्ष का संबंध उन अभिवृत्तियों, रुचियों और मूल्यों से है जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा के माध्यम से प्रगति करते हुए विकसित करते हैं। अच्छा, अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का अर्थ इसको इंग्लिश में एटीट्यूड बोलते हैं। एटीट्यूड तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अभिवृत्ति वह मानसिक एवं भावनात्मक वस्तु है जो किसी व्यक्ति की विशेषता या अभिलाक्षणिक निर्धारित करती है। एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? एक एक वर्ड का हम एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों में ज्ञान वृद्धि के साथ साथ समस्या समाधान, तर्क शक्ति, आलोचना करने की क्षमता का विकास होता है। चौथा पॉइंट है, विद्यार्थियों में अभिरुचि तथा अभिवृत्तियों का विकास होता है तथा दूसरों के विचारों के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। अभिरुचि, अभिरुचि का अर्थ, अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। फिर से सुनिए, अभिरुचि का अर्थ, अभिरुचि वह प्रेरणा शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? और अभिवृत्ति का अर्थ अभी पिछले ही पॉइंट में आपको बताए हैं। तो पॉइंट है, पाठ्य वस्तु तथा प्रकरण यानी टॉपिक, पाठ्य वस्तु तथा टॉपिक के बोधगम्य के साथ परिपाक, एसिमिलेशन को भी प्रोत्साहन मिलता है। बोधगम्य का अर्थ है दोस्तों जिसका बोध या ज्ञान हो सकता है या समझ में आने लायक, बोधगम्य। और परिपाक, इसको इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं। इसका अर्थ है दक्षता, निपुणता, बुद्धि, ज्ञान तथा अनुभव के आधार। ठीक है, अगला टॉपिक है परिचर्चा विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड। पहला पॉइंट है इसमें, इस विधि में छात्र विषय वस्तु के चयन, संगठन तथा प्रस्तुतिकरण की कला में निपुण हो जाते हैं। इस विधि में यानी डिस्कशन मेथड में छात्र विषय वस्तु के चयन, संगठन तथा प्रस्तुतिकरण की कला में निपुण हो जाते हैं। संगठन का अर्थ है, संगठन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए समय का नियंत्रण करती है। ध्यान दीजिए, संगठन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है। और प्रस्तुतिकरण का अर्थ है प्रस्तुत करने की क्रिया या प्रस्तुति या पेश करना। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड में छात्र विषय वस्तु के चयन, संगठन तथा प्रस्तुतिकरण की कला में निपुण हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, छात्र निश्चित उद्देश्य से दूर नहीं होते। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, छात्र नियंत्रित होकर स्वानुशासन सीखते हैं। स्वानुशासन का अर्थ है
स्वयं को एक निश्चित शासन में रखना ही स्वानुशासन कहलाता है। ध्यान दीजिए, स्वयं को एक निश्चित शासन में रखना ही स्वानुशासन कहलाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, यह विधि डिस्कशन मेथड छोटी कक्षाओं और बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। पांचवा पॉइंट है, डिस्कशन मेथड के द्वारा समस्या के स्पष्टीकरण से नवीन ज्ञान प्राप्त होता है, इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, डिस्कशन मेथड के द्वारा समस्या के स्पष्टीकरण से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और इससे उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। कहाँ दिक्कत हो रही है? स्वानुशासन में। देखिए, छात्र नियंत्रित होकर स्वानुशासन सीखते हैं, तो स्वानुशासन का अर्थ है स्वयं को एक निश्चित शासन में रखना ही स्वानुशासन कहलाता है। मतलब कि खुद को, स्वयं को एक निश्चित शासन, मतलब एक निश्चित नियम पालन करना ही स्वानुशासन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए और चिंतन मनन भी करते रहिए। अब अगला टॉपिक है परिचर्चा विधि के दोष, डीमेरिट्स ऑफ डिस्कशन मेथड। पहला पॉइंट है इसमें, परिचर्चा विधि में कक्षा के कुछ ही छात्र प्रमुख रूप से क्रियाशील रहकर अन्य छात्रों को अवसर प्राप्त नहीं करने देते हैं। ठीक है, जैसे पिछले टॉपिक में हम परिचर्चा विधि के गुण बताए थे, अब इसमें दोष है कि परिचर्चा विधि में यानी डिस्कशन मेथड में कक्षा के यानी क्लासरूम के ही कुछ ही छात्र प्रमुख रूप से एक्टिव रहते हैं और जो एक्टिव रहते हैं वही हमेशा अवसर पाते हैं और जो एक्टिव नहीं रहता है उनको अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, वह छात्र होने ही नहीं देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें, डिस्कशन मेथड में शर्मीले तथा मंद बुद्धि बालक समुचित लाभ नहीं उठा पाते। मंद बुद्धि बालक का तात्पर्य ऐसे बालक से हैं जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके मानसिक और बौद्धिक क्षमता कम होती है। ऐसे बालकों को मंद बुद्धि बालक या धीमी गति से सीखने वाले बालक या मानसिक रूप से पिछड़ा बालक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालक आदि के नाम से भी जानते हैं। मंद बुद्धि को, फिर से सुनिए, मंद बुद्धि को धीमी गति से सीखने वाले बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक तथा मानसिक रूप से विकलांग बालक के नाम से जानते हैं। जैसे मंद बुद्धि, एक लाइन में स्पष्ट सुनिए, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ठीक है। तीसरा पॉइंट है, इसका समुचित संचालक उच्च कक्षाओं में संभव हो सकता है। ठीक। चौथा पॉइंट है, इस विधि के विपक्ष में यह कहा जाता है कि इसके द्वारा छात्र निरर्थक वाद विवाद में पढ़कर समय नष्ट करते हैं। जैसे कभी कभी डिस्कशन करते हुए छात्र इस हद तक पहुंच जाते हैं कि आपस में झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं मेरा बात सही है, नहीं हम जो कह रहे हैं वो सही है। इसलिए यह विधि वाद विवाद में पढ़कर समय को भी नष्ट करती है। अगला टॉपिक है, परिचर्चा विधि को सफल बनाने हेतु सुझाव, सजेशन फॉर द सक्सेस ऑफ डिस्कशन मेथड। इसमें पहला पॉइंट है, समस्या का चयन सहयोगी रूप से किया जाए। जैसे शिक्षक और छात्र आपस में मिलजुल कर किसी प्रकरण या टॉपिक पर बातचीत करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, समस्या शैक्षिक महत्व की हो तथा साथ ही कक्षा के लिए अर्थपूर्ण तथा उपयोगी हो।
मतलब जो समस्या है हमारी वो शैक्षिक महत्व की हो तथा साथ ही कक्षा के लिए अर्थपूर्ण हो, मतलब क्लास के बाहर का बात ना हो, ठीक है, वो सबके लिए उपयोगी हो। तीसरा पॉइंट है सभी छात्र को वाद विवाद में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं, ठीक है। चौथा पॉइंट है विचारों की अभिव्यक्ति एवं उनके संगठन में छात्रों को सहायता प्रदान की जाए। अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से है, अर्थात आप जो सोचते हैं उसे कहने का कार्य या शब्दों या कार्यों का उपयोग करके यह दिखाना कि आप कैसा महसूस करते हैं, वही अभिव्यक्ति कहलाता है। ध्यान दीजिए, अभिव्यक्ति का अर्थ है विचारों का प्रकाशन से, अर्थात जैसे हम कुछ सोचते हैं, जैसे आप जो सोचते हैं उसे कहने का कार्य या कार्यों का उपयोग करके यह दिखाना कि आप कैसा महसूस करते हैं, अभिव्यक्ति कहलाता है। सिंपल सी बात, क्लियर हो रहा है ना। विचारों की अभिव्यक्ति एवं उनके संगठन में छात्रों को सहायता प्रदान की जाए। संगठन हम अभी पीछे ही बताए थे कि संगठन वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, जो अपने कार्यों की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है, संगठन कहलाता है। ठीक। पांचवा पॉइंट है स्मृति की अपेक्षा तर्कों तथा निर्णय पर बल दिया जाए। मतलब जो भूल गए हो तो भूले हुए बातों को याद दिलाने की अपेक्षा है कि आप तर्क रखिए, तर्क पर बातें कीजिए तथा निर्णय पर बल दीजिए, तभी आप डिस्कशन मेथड को सफल बना सकते हैं। अगला पॉइंट है छात्रों को निष्कर्ष एवं स्वतंत्र निर्णयों के निर्माण में सहायता प्रदान की जाए। कि छात्र आपस में डिस्कशन करके क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसके लिए स्वतंत्र एकदम होना चाहिए। उनके निर्णय को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वो कौन सा निर्णय का निर्माण कर रहे हैं, उस सहायता में उनकी मदद करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को समस्या हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।